इजराइल और ईरान के बीच लंबे समय से चला आ रहा अघोषित संघर्ष आखिर में अंधेरे से निकलकर खुले युद्ध में बदल गया है। सालों से यह दुश्मनी मध्य पूर्व में गुप्त ऑपरेशंस, साइबर अटैक और प्रॉक्सी लड़ाइयों के जरिए चल रही थी। हालांकि अप्रैल 2024 में हालात नाटकीय रूप से बदल गए। दमिश्क, सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास की इमारत पर एक संदिग्ध इजरायली हवाई हमले में ईरान के सीनियर मिलिट्री कमांडर मारे गए। यह एक सीधी चुनौती थी जिसे तेहरान नजरअंदाज नहीं कर सकता था। जवाब सच कहूं तो अनसुना था। ईरान ने इजराइल पर सीधे सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च की, जो पहली बार था जब उसने अपनी धरती से इजरायली क्षेत्र पर हमला किया था। दुनिया ने सांस रोके हुए देखा, क्योंकि एक नया और खतरनाक अध्याय शुरू हो गया था। अप्रैल 2024 के उस हमले में ईरान के ज्यादातर प्रोजेक्टाइल इजराइल के एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा इंटरसेप्ट कर लिए गए थे, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन और जॉर्डन से अहम मदद मिली थी। इजराइल का जवाबी हमला जानबूझकर सीमित था, एक पूरी तरह से हमले के बजाय एक कैलिब्रेटेड संकेत। कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि दोनों पक्ष पूरी तरह से युद्ध के कगार से पीछे हट गए थे। फिर भी अनरेट्यूनी तनाव खत्म नहीं हुए। इजराइल ईरान के बढ़ते न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बहुत चिंतित था, जिसे तेहरान ने हमेशा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बताया है। इजरायली नेताओं, खासकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बार बार चेतावनी दी कि वे ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने नहीं देंगे। यह नाजुक शांति पिछले साल टूट गई। 2024 के आखिर और 2025 में शैडो वॉर फिर से तेज हो गई। ईरानी सुविधाओं पर तोड़फोड़ और इजरायली लिंक्ड शिपिंग पर हमलों की खबरें आती रहीं। दोनों तरफ से बयानबाजी और तीखी हो गई। हर कोई एक दूसरे पर क्षेत्रीय आक्रामकता का आरोप लगा रहा था। जून 2025 की शुरुआत में स्थिति एक क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच गई, जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता चला कि ईरान हथियार ग्रेड यूरेनियम बनाने के करीब पहले से कहीं ज्यादा था। यह इंटेलिजेंस एक ज्यादा सीधे और विनाशकारी टकराव के लिए अंतिम ट्रिगर प्रतीत होता है, जिसने लंबे समय से डरे हुए युद्ध को हकीकत में बदल दिया। यह गतिरोध 23 जून 2025 को समाप्त हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक समन्वित ऑपरेशन में इजरायली युद्धक विमानों ने ईरान के अनरेट्यूनी हिस्सों पर हमला किया। टारगेट सिर्फ मिलिट्री बेस नहीं थे, फोर्स की ईरान की न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाओं का दिल थे। भूमिगत फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी और अन्य प्रमुख साइटों पर हमला किया गया। साथ ही तेहरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांड सेंटरों पर भी हमले की खबरें आईं। यह अब एक सीमित प्रतीकात्मक आदान प्रदान नहीं था। यह एक स्पष्ट, शक्तिशाली और अत्यधिक बढ़ती हुई मिलिट्री कार्रवाई थी, जिसे ईरान की न्यूक्लियर क्षमताओं और उसकी कमांड संरचना को पंगु बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे मध्य पूर्व में एंगेजमेंट के नियम मौलिक रूप से बदल गए। इस संघर्ष में यूनाइटेड स्टेट्स की भूमिका एक सहायक पार्टनर से सीधे युद्ध में शामिल होने वाले तक विकसित हुई है। अप्रैल 2024 के आदान प्रदान के दौरान अमेरिकी सेनाओं ने एक प्रमुख डिफेंसात्मक भूमिका निभाई, जिससे इजराइल को आने वाले ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने में मदद मिली। हालांकि जून 2025 में संयुक्त हमलों ने अमेरिकी भागीदारी में एक महत्वपूर्ण वृद्धि को चिह्नित किया। नेशंसपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने, जिसने लंबे समय से ईरान पर एक सख्त रुख की वकालत की है, 3 ईरानी न्यूक्लियर साइटों पर बमबारी को एक सफलता घोषित किया। वॉशिंगटन द्वारा इस सीधी भागीदारी को एक न्यूक्लियर सशस्त्र ईरान को रोकने के लिए एक आवश्यक कदम के रूप में उचित ठहराया गया था, जिसे वह क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए एक अस्तित्वगत खतरा मानता है। इस प्रत्यक्ष अमेरिकी सैन्य कार्रवाई ने ईरान को 1979 की क्रांति के बाद से किसी भी समय की तुलना में ज्यादा अलग थलग कर दिया है। जबकि रूस और चीन जैसे पारंपरिक सहयोगियों ने हमलों की निंदा की, उनकी प्रतिक्रियाएं ज्यादातर राजनयिक रही हैं। किसी ने भी तेहरान को ठोस सैन्य सहायता नहीं दी है, जिससे ईरान को दुनिया की 2 सबसे उन्नत सेनाओं का अकेले सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा क्षेत्र में राजनीतिक परिदृश्य ईरान के खिलाफ बदल गया है। सीरिया में असद शासन के पतन ने तेहरान को उसके सबसे महत्वपूर्ण राज्य सहयोगी और लेबनान में उसके प्रॉक्सी तक एक भूमि पुल से वंचित कर दिया, जिससे उसकी रणनीतिक स्थिति और शक्ति का प्ररेटेशन करने की उसकी क्षमता गंभीर रूप से कमजोर हो गई। ईरान का प्रॉक्सी फोर्सों का नेटवर्क, जो कभी असम्मित युद्ध के लिए उसका प्राथमिक उपकरण था, भी कमजोर हो गया है।
लेबनान में हिजबुल्लाह हालांकि अभी भी एक दुर्जय शक्ति है, 1 साल से ज्यादा समय से इजराइल के साथ उत्तरी सीमा पर एक महंगी निम्न स्तर के युद्ध में लगा हुआ है। यमन में हौथी विद्रोहियों को आंतरिक कलह और लाल सागर शिपिंग पर उनके हमलों के खिलाफ निरंतर अंतरनेशंसीय दबाव से कमजोर कर दिया गया है। इन दबावों का संचयी प्रभाव इन समूहों की ईरान का प्रभावी ढंग से समर्थन करने या इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ नए मोर्चे खोलने की क्षमता में एक महत्वपूर्ण कमी रही है, जिससे ईरानी शासन के पास कम विकल्प बचे हैं। अमेरिकी इजरायली हमलों पर अंतरनेशंसीय प्रतिक्रिया गहरी चिंता की रही है। अंतरनेशंसीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी या IEA ने पुष्टि की कि फोर्डो सुविधा को बहुत महत्वपूर्ण नुकसान हुआ, जो अंतरनेशंसीय अप्रसार व्यवस्था के लिए एक झटका है। अमेरिका के यूरोपीय सहयोगियों ने एक अनियंत्रित क्षेत्रीय युद्ध की संभावना के बारे में गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं। हमलों ने तुरंत वैश्विक मार्केटों में झटके भेजे, तेल की कीमतें बढ़ गईं और शेयर बाजार गिर गए। दुनिया अब एक ऐसे संघर्ष के परिणामों से जूझ रही है जिससे कई लोग डरते थे, लेकिन कुछ ही तैयार थे। एक ऐसा संघर्ष जो और अधिक खिलाड़ियों को खींचने और वैश्विक अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की धमकी देता है। जबकि दुनिया का ध्यान अब ईरान पर टिका है, गाजा पट्टी में युद्ध बिना रुके तीव्रता के साथ जारी है। यह संघर्ष जो अक्टूबर 2023 में हमास के दक्षिणी इजराइल पर हमले के बाद शुरू हुआ था, अब अपने दूसरे साल में है। इजरायली रक्षा बल अभी भी पूरे क्षेत्र में, खासकर दक्षिणी शहर रफाह में बड़े ऑपरेशन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के घोषित लक्ष्य अपरिवर्तित हैं। हमास की सैन्य और शासन क्षमताओं को पूरी तरह से खत्म करना और शुरुआती हमले के दौरान पकड़े गए सभी बंधकों की वापसी सुनिश्चित करना। इन उद्देश्यों को प्राप्त करना मुश्किल साबित हुआ है, जिससे एक लंबा और विनाशकारी शहरी युद्ध हुआ है। गाजा में मानवीय स्थिति को संयुक्त राष्ट्र और अन्य सहायता एजेंसियों द्वारा विनाशकारी बताया गया है। आबादी को एक गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें भोजन, स्वच्छ पानी, दवा और पर्याप्त आश्रय की व्यापक कमी है। पट्टी के अधिकांश बुनियादी ढांचे नष्ट हो गए हैं और इसके 2.3 मिलियन निवासियों में से अधिकांश विस्थापित हो गए हैं। कई बार अंतरनेशंसीय संगठन इजराइल पर मानवीय सहायता के प्रवाह में बाधा डालने का आरोप लगाते हैं, जबकि इजरायली अधिकारी जवाब देते हैं कि वे सहायता की सुविधा प्रदान करते हैं, लेकिन हमास पर इसे मोड़ने का आरोप लगाते हैं। इसका परिणाम यह है कि नागरिक आबादी लड़ाई के बीच फंस गई है, बड़े पैमाने पर भूखमरी और बीमारी का सामना कर रही है। युद्ध विराम कराने और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के प्रयास बार बार विफल रहे हैं। कतर, मिस्र और यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा मध्यस्थता की गई वार्ताएं रुक गई हैं। इजराइल और हमास दोनों अपनी मुख्य मांगों पर अड़े हुए हैं। हमास सभी बंधकों को छोड़ने के लिए एक स्थायी युद्ध विराम और गाजा से इजरायली फोर्सों की पूरी वापसी पर जोर देता है। इसके विपरीत इजरायली सरकार केवल लड़ाई में अस्थायी विराम पर विचार करने को तैयार रही है। युद्ध को तब तक समाप्त करने से इनकार कर रही है जब तक कि वह हमास को पराजित नहीं मान लेती। इस मौलिक असहमति ने एक राजनयिक गतिरोध पैदा किया है, जिसे दूर करना असंभव रहा है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू देश और विदेश दोनों जगह भारी दबाव में हैं। घरेलू स्तर पर उन्हें बंधकों के परिवारों से नियमित विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ता है, जो उनकी सरकार से अपने प्रियजनों को घर लाने के लिए और अधिक करने की मांग करते हैं। युद्ध के बाद गाजा के शासन के लिए एक स्पष्ट दीर्घकालिक योजना की कमी को लेकर भी असंतोष बढ़ रहा है। अंतरनेशंसीय स्तर पर उनकी सरकार को उच्च नागरिक मृत्यु दर और मानवीय संकट को लेकर बढ़ती आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद नेतन्याहू ने एक दृढ़ सार्वजनिक रुख बनाए रखा है। यह जोर देकर कहा है कि सैन्य दबाव ही इजराइल के युद्ध उद्देश्यों को प्राप्त करने और देश की दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है। गाजा और ईरान के साथ एक साथ चल रहे संघर्षों ने मध्य पूर्व को दशकों में अपनी सबसे अस्थिर स्थिति में धकेल दिया है, जिसके वैश्विक स्थिरता के लिए गहरे परिणाम हैं। इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच सीधा सैन्य टकराव एक खतरनाक वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक बहुत व्यापक क्षेत्रीय युद्ध को प्रज्वलित करने की धमकी देता है। इजराइल की उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह के साथ झड़पें जारी हैं,
और लाल सागर में शिपिंग पर हाउथी हमले जारी हैं, जिससे दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण व्यापार धमनियों में से एक बाधित हो रही है। इनमें से प्रत्येक फ्लैश पॉइंट में गलत अनुमान का जोखिम होता है, संभावित रूप से अन्य देशों को खींचता है और पूरे क्षेत्र में हिंसा का एक डोमिनो प्रभाव पैदा करता है। आर्थिक गिरावट पहले से ही विश्व स्तर पर महसूस की जा रही है। ईरानी परमाणु स्थलों पर हमलों के कारण तेल की कीमतों में तत्काल वृद्धि हुई, क्योंकि मार्केटों ने फारस की खाड़ी से आपूर्ति में एक बड़े व्यवधान के खतरे पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। ऊर्जा लागत में यह वृद्धि संभवतः मुद्रास्फीति को बढ़ावा देगी और दुनिया भर के देशों में आर्थिक विकास को धीमा कर देगी। वित्तीय मार्केटों ने भी डर के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलियाई शेयर बाजार ने हमलों के बाद एक ही दिन में $10 बिलियन से अधिक का मूल्य खो दिया। यह अस्थिरता रेट छाती है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था मध्य पूर्व की सुरक्षा से कितनी जुड़ी हुई है, जिससे संघर्ष हर राष्ट्र के लिए एक सीधी चिंता का विषय बन गया है। इन घटनाओं से राजनयिक परिदृश्य खंडित हो गया है। ईरान पर हमले में शामिल होने के यूनाइटेड स्टेट्स के फैसले की रूस और चीन ने निंदा की है, जिससे भू राजनीतिक विभाजन और गहरा हो गया है। यूरोपीय देश एक मुश्किल स्थिति में फंस गए हैं, संकट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अपने गठबंधन को बनाए रख रहे हैं। वैश्विक शक्तियां अब हाई अलर्ट पर हैं। अमेरिका अपने सिविलियनों को कतर जैसे देशों में आश्रय लेने की सलाह दे रहा है, जो ईरानी जवाबी कार्रवाई के कथित जोखिम का एक संकेत है। परमाणु अप्रसार जैसे मुद्दों पर कभी मौजूद एक एकीकृत अंतर्देशीय मोर्चा बिखर गया है, जिसकी जगह प्रतिस्पर्धी भू राजनीतिक गुटों ने ले ली है। आगे देखते हुए तनाव कम करने का रास्ता संकरा और बाधाओं से भरा प्रतीत होता है। गाजा में लंबे समय से चल रहे युद्ध और ईरान के साथ खुले संघर्ष के संयोजन ने अस्थिरता का एक आरटेश तूफान पैदा किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू की कठोर नीतियां, हमलों पर ईरान की अनिश्चित प्रतिक्रिया और यूनाइटेड स्टेट्स की सीधी भागीदारी ने बढ़े हुए खतरे की अवधि के लिए मंच तैयार किया है। मध्य पूर्व का तत्काल भविष्य इस बात से परिभाषित होगा कि क्या ये कलाकार खाई से पीछे हट सकते हैं, या यदि हमला और जवाबी हमले का वर्तमान चक्र पूरे विश्व के लिए विनाशकारी मानवीय, आर्थिक और राजनीतिक लागतों के साथ एक विनाशकारी युद्ध में बदल जाएगा। आप देख रहे थे भारत दिवस न्यूज की खास रिपोर्ट